क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताइए। पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले श्वसन के बारे में पता किए थे कि श्वसन क्या होता है और श्वसन हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार से पोषण हमारे लिए क्या है जरूरी है, उसी प्रकार क्या है हमारा श्वसन भी हमारे जीवन के लिए क्या है अति आवश्यक है। क्योंकि बिना श्वसन का, बिना हमारा जीवन क्या इस पृथ्वी पर एक सेकेंड के लिए भी क्या नहीं रह सकता है। अब एक सेकेंड का कहने का मतलब ये नहीं कि एक सेकेंड हम बिना ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। पोषण के बिना तो थोड़ा दिन हम रह सकते हैं, 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वसन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए श्वसन हमारे लिए क्या है काफी जरूरी है। तो श्वसन हम लोग कितने 2 भागों में बटा है, एक होता है वायवीय, दूसरा क्या होता है अवायवीय। तो वायवीय का मतलब क्या कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय का मतलब क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पौधों में श्वसन। हम लोग क्या पढ़े थे पौधा में श्वसन पढ़े थे। आज जो है वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। तो पिछले क्लास में भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। पिछले क्लास में भी ये हम लोग क्या है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है उनमें श्वसन की क्रिया क्या होती है। श्वसन के लिए अलग अलग क्या होते हैं अंग होते हैं। तो जैसे पौधा में पढ़े, पौधा भी तो क्या पृथ्वी पर ही न रहता है, निवास करता है जी। तो वहां पर क्या, तो वहां पर हम लोग पढ़े रंध्र, वात रंध्र और क्या अंतर कोशिकीय, है ना। ये 3 जगह से वो क्या करता है श्वसन क्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर भी क्या है आपको जंतुओं में, तो जंतु में भी बहुत सारे, जैसे कुछ छोटे जीव होते हैं, कोई मछली जैसे अब जलीय जीव है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव है। तो सबके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या डिटेल्स पढ़ेंगे तो समझेगा। कहता है कि जंतुओं में श्वसन कहता है, क्या कहता है जंतुओं में श्वसन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो अब जो यहाँ पर स्थलीय जीव है, जलीय जीव है, और स्थलीय पर ही छोटे मोटे कीट भी पाए जाते हैं। तो आखिरकार फिर उस कीट कैसे श्वसन क्रिया में भाग लेता है, जलीय जीव कैसे श्वसन क्रिया में भाग लेता है, और स्थलीय जीव जो बहुकोषीय जीव है, जिसमें मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, गधा है, बकरी है, हाथी है, तो वो कैसे फिर क्या करते हैं श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो उनके बारे में हम लोग उसका श्वसन तंत्र थोड़ा समझते हैं क्या है। कहता कि भिन्न भिन्न श्रेणी के जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए भिन्न भिन्न श्वसन अंग होते हैं। यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतु में श्वसन अंग क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। कहता है कि जैसे एक कोशिकीय जीव, अब एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आदि में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से, किसे कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली समझ रहे हैं ना, कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं आप लोग अभी पढ़ा है ना, कि हमारा क्या है कितने भागों में बटा होता है 3। कोशिका कितने भागों में बटा होता है 3। एक होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक, और तीसरा क्या होता है कोशिका द्रव्य। तो अब जो ये जो कोशिका झिल्ली का समझेगा, कोशिका झिल्ली का मतलब क्या कि एक प्रकार का क्या बाहरी त्वचा, एक प्रकार का क्या बाहरी त्वचा, ठीक है ना। तो कहता कि कोशिका झिल्ली से किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। कौन सा, एक कोशिकीय जीव, कहता कि विसरण द्वारा होता है। जबकि निम्न श्रेणी के ही, ये निम्न श्रेणी का क्या था एक कोशिकीय जीव था, और निम्न श्रेणी का ही क्या बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। इसके द्वारा शरीर की सतह से विसरण क्रिया के द्वारा। यहां भी विसरण होता है और यहां भी क्या होता है, लेकिन वहां पर किसके माध्यम से, कोशिका झिल्ली क्या
और यहां पर क्या, शरीर की सतह से, शरीर का, जैसे हम लोग का शरीर का सतह क्या है, ऊपर का है ना, चमड़ा है ना जी। हम लोग का यदि कोई पूछेगा कि आपका सतह क्या है, तो सतह मेरा क्या है, चमड़ा। जिसको सतह का मतलब क्या है, जो हमें क्या होता है, स्पर्श होता है, छूते हैं। अंदर की मांसपेशियां को तो नहीं छूते हैं, हमें स्पर्श क्या होता है, हमारा त्वचा ही ना, जिसको हम लोग चमड़ा कहते हैं, वो त्वचा ही ना हमारा स्पर्श होता है। तो यहां पर भी ये जो शरीर की जो सतह, सतह का मतलब क्या, त्वचा से क्या होता है, विसरण के द्वारा होता है, तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। तो आप जो जितने भी जीव जंतु देखते होंगे इस पृथ्वी पर, उन सभी में क्या है, एक विशेष अंग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए, जैसे अब क्या क्या है, एक होता है श्वास नली या ट्रैकिया। अब देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनमें क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार के। तो ये जो श्वास नली या जो ट्रैकिया है, ये बच्चों किसमें, कीटों में पाया जाता है। किसमें, कीटों में। ये जो गिल्स है ये किसमें, मछली। तो मछली मेरा क्या है, जलीय जीव है कि नहीं है ना जी। और तीसरा क्या, फेफड़ा। तो फेफड़ा किसमें पड़ता है, मनुष्य में, गाय में, भैंस में, बकरी में, है कि नहीं, गधा में, घोड़ा में, इन सभी में क्या होता है, फेफड़ा पाया जाता है। तो समझ रहे हैं कि क्या, कि श्वास नली और या ट्रैकिया किसके, कीट। तो कीट में यदि कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कीटों का श्वसन अंग क्या है, तो क्या बोलेंगे, या तो श्वास नली या मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स। और इस पृथ्वी पर जो भी बहुकोश के जीव जंतु जैसे मनुष्य है, हाँ, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, उनमें श्वसन अंग क्या है। तो हम लोग क्या है कि बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो समझिएगा, तो पहला क्या है, श्वास नली या क्या, ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया। अब क्या होता है तो समझिएगा, थोड़ा सा फिगर में अच्छा सा स्पष्ट से समझिएगा। ये आपका क्या है, कीट है कि नहीं है कीट। तो ये हमारा क्या है, टिड्डा है। क्या है, टिड्डा। ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये आपका कीट है। ठीक है, आपका एक कीट है। अब देखिए ये जो कीट है, जैसे हम ही लोग का मनुष्य का शरीर है, तो उसमें क्या है, हाथ है, पैर है, हाँ, है कि नहीं है, आंख है, कान है, बाल है, मस्तिष्क है, सभी प्रकार का रचना, विभिन्न अंगों से मिलकर मनुष्य का क्या होता है, एक पूरा शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी प्रकार ये जो टिड्डा है, तो टिड्डा में देखिए क्या है, ये आपका क्या होता है, ये जो है आपका क्या है, ये आंख है, जिसकी सहायता से क्या करता है, ये देखने का काम। और ये इसका क्या है, श्रृंग का मतलब क्या, सूर ऊपर में जो रहता है ना, हाँ, जिसको एंटीना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंटीना। हाँ, जैसे हम लोग को कहता है ना कि तुम्हारा एंटीना खड़ा है, मतलब क्या, तुम्हारा टीक खड़ा है, कहते हैं ना जी, कहता है ना कि तुम्हारा एंटीना खड़ा है, मतलब क्या, तुम्हारा टीक क्या है। हमारे हिंदू धर्म में हाँ, चोटी जिसको कहते हैं, जैसे हमारे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, चोटी रखते हैं, बड़ा सा लंबा सा, हाँ, और हिंदू में थोड़ा सा क्या करता है, इतना छोटा। जैसे हम लोग को यदि शादी होता है, सॉरी शादी नहीं, हाँ, मरनी होता था, क्या हम लोग बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते हैं, शादी के समय में तो नहीं होता है ना, हाँ, मरनी के समय में हम लोग बाल छिलाते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में क्या है, जो भी क्रिया चलता है, जो हमारे पौराणिक विधि से आते हुए आ रहा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मान्यता मानते हुए, ये भी उनमें क्या है, एंटीना है, समझ जाइएगा। हाँ, ये फिर इसका क्या है, इसका ये आपका क्या है, सिर है, ये इसका संयुक्त आंख है, ये आपका क्या है, मुखांग। मुखांग मतलब क्या है, यहां से ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है ना। अब ये क्या है, आपका पैर है, आगे वाला, ये मध्य वाला, और ये सबसे क्या, पिछला। अब यहां पर देखिएगा, जिसको क्या कहते हैं, एस्पायरेकल या श्वास रंध्र होता है, ये जो पोर्शन होता है ना, यहीं पर ये क्या होता है, इस भाग से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करता है।
और ये होता है ओवी क्या पोसिटर। इसका काम क्या है कि यहां पर अंडाणु का क्या करता है निर्माण करता है, अंडाशय जिसको जहां पर, क्योंकि ये भी क्या होती है अंडा देती है। ये जैसे क्या होता है, देखो हमारे इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है जो शिशु को जन्म देता है, एक क्या होता है जो अंडाणु को अंडा को क्या करता है जन्म देता है। तो इस पोर्शन में तो समझिएगा थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या। तो कहता कि ट्रैकिया के द्वारा, समझिएगा कौन कीट, कौन सा कीट। कहता कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा या तिलचट्टा, जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं ना, हमारे घरों में रहता है कॉकरोच। कैसे होता है, तो जहां पर गंदगी रहेगा वहीं पर कॉकरोच होगा, क्योंकि कॉकरोच का उत्पन्न भी कहां से होता है, गंदगी स्थान, जहां गंदगी रहेगा वहां पर कॉकरोच उत्पन्न होगा। तो कहता है कि टिड्डा या तिलचट्टा में होता है किसके माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से। कहता है ये शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर से सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है। किसके संपर्क में, उत्तक। अब उत्तक के बारे में समझ रहे हैं ना, उत्तक किसको कहते हैं, पढ़ाए हैं पहला चैप्टर में ही। उत्तक किसे कहते हैं, हाँ कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, आप लोगों को बच्चों याद नहीं है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब है कि आप लोग उसको घर पर रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो जाकर के उसको रिवीजन कीजिए। तो यहां पर कहता है कि इसका जो, क्योंकि टिड्डा है या कोई भी है तो सब तो कोशिकाओं से ही बना हुआ है, सबका शरीर क्या है कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहां कहता है कि एक और सीधे उत्तकों से कौन, हवा से भरी नलिकाएं, हवा से भरी उत्तकों से संपर्क में होती है, तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा क्या होता है, खुलती है। कहता है एक तरफ तो जो श्वास नली होता है वह सीधे कहां से जुड़ा रहता है, उत्तक से जुड़ा रहता है। अब दूसरी तरफ क्या कि उसमें जो रंध्र होता है, क्या होता है, रंध्र। कहता है ना कि श्वास रंध्र, श्वास रंध्र का मतलब क्या, छोटा छोटा छिद्र, रंध्र का मतलब क्या, छिद्र। तो कहता कि जो श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा क्या होता है, खुलती है। कहता कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। क्यों नहीं होता रक्त के माध्यम से, इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे रंजक ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता को नहीं पाए जाते हैं। कि हमारा जो शरीर में जो ब्लड है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से क्या दूसरे जगह ले जाने का और लाने का कार्य करता है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, ट्रैकिया में पाया ही नहीं जाता है। तो जब पाया ही नहीं जाता है तो क्या उसमें हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं। तो इसलिए उसमें क्या चीज से होता है, किसे, श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा होता है। तो वो जो श्वास रंध्र नामक जो छिद्र है बच्चों, ये यहां पर पाया जाता है। ये जो है ना आपका, यहां पर क्या है, श्वास रंध्र नामक क्या है, ये पूरा यहां पर फैला हुआ रहता है। क्या, इसका ट्रैकिया वाला भाग, किसका, कीटों का। इस भाग में ही क्या होता है, ऑक्सीजन, ये जो उत्तक से सीधे क्या आता है, ये उत्तक से जुड़ा हुआ रहता है। और इस प्रकार से कीटों में क्या होता है, श्वसन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। तो दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है, फिगर से स्पष्ट समझिएगा कि कौन सा भाग में, समझ रहे हैं ना, कौन सा भाग, यहां वाला, यानी पिछला, ये जो पीछे वाला जो भाग है, यहां पर क्या होता है, श्वास रंध्र उपस्थित होता है, जहां से क्या गैसों का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है।
क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा ये है आपका गिल्स, जो मछली का क्या है, श्वसन अंग है। किसका है? मछली का श्वसन अंग। तो हम जो भी व्यक्ति मछली खाते हैं उनको तो ये रचना स्पष्ट में दिखाई देता होगा, ऐसा रचना। और ये दोनों क्या होता है, गलफड़ा का क्या होता है, गलफड़ में होता है ना, सिर के पार्श्व भाग में, सिर के, मछली तो ऐसे होता है ना, चपटा है तो ऐसे होता है ना, नाव के आकार का। तो इस भाग में और इस भाग में आंख इधर होता है ना, इस है ना, आंख के जस्ट पीछे, आंख के जस्ट पीछे, और सिर के क्या, पार्श्व, सिर के पार्श्व मतलब क्या, अगल और बगल में। तो समझिए गिल्स क्या कहता है कि गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। ये अब है ही विशेष, नाम ही विशेष है, क्योंकि ये केवल क्या, मछली में ही पाया, हमारे जीवन में है, हम लोग में है, शरीर में गिल्स पाया जाता है। तो विशेष अंग है ना, कोई विशेष खास जीव में ही ये केवल क्या होता है, पाया जाता है। तो आप लोग को तो यही बार बार हम कह रहे हैं कि जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, उन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से श्वसन की क्या होती है, क्रिया होती है। और उन श्वसन क्रिया होने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, उसमें श्वसन अंग पाए जाते हैं। क्लियर है। तो उसी में ये क्या है, गिल्स, किसके में, मछली में। किसमें, मछली में, यानी जलीय जीव में। अब जलीय जीव में भी, हाँ, जलीय जीव में भी क्या होता है, जैसे मेढक भी जलीय जीव, उसको उभयचर प्राणी कहते हैं, लेकिन जल में वो भी रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फेफड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है ना, उसमें भी फेफड़ा होता है, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे जलीय जीव में नहीं, बहुत से बड़े बड़े मछली भी हैं जिसमें गिल्स के माध्यम से क्या होता है, श्वसन अंग की क्रिया, हाँ, श्वसन अंग माध्यम से क्या, श्वसन अंग का जो ये जो गिल्स है उस माध्यम से क्या होता है, उसमें श्वसन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, उसमें भी फेफड़ा होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहां केवल मछली के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, मछली। तो कहता है कि गिल्स एक विशेष प्रकार का क्या है, श्वसन अंग है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। क्योंकि मछली जो जलाता है वो कहां रहता है, जल में, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और O का मतलब क्या, ऑक्सीजन। हमेशा तो मछली क्या रहता है, जल में ही रहता है, हमेशा क्या रहता है, वो कभी कभी क्या होता है, ऊपर आते रहता है। ऊपर देखते होंगे कि कभी कभी क्या, हाँ, मछली क्या होता है, पानी के किनारा सब में देखते होंगे कि मछली आकर के क्या, हाँ, इधर उधर अपना चल रहा है, ऐसे ऐसे करके अपना, उस समय भी खेल क्रीड़ा करता है ना। हर जीव जंतु अपने अपने में क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा मतलब समझते हैं ना, खेल कूद करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। कभी कभी देखते होंगे गाय भैंस भी बच्चा खेल कूद करते रहता है ना, उछलेगा खूब। जब बच्चा, जब छोटा बच्चा रहता है तो खूब उछलता है, और गाय भी जब उसको कभी बांधे हुए रखिए और जब खुल जाए तो देखिए आपको कितना दौड़ाता है, तो वो भी आपसे क्या करने लगता है, खेलने लगता है। तो समझिए यहां पर कहता है कि मछली इसी अंग का श्वसन के लिए उपयोग करता है। किसका, गिल्स का। किसका, गिल्स का। अब कहता है कि प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में बटा होता है। एक बायां, मछली का क्या, एक बायां भाग, एक यानी क्या, सिर के पार्श्व बगल में, सिर के पार्श्व दोनों साइड में, और दोनों आंख के ठीक पीछे। अब कहता है कि जो मछली के सिर के पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है, अगल बगल, हाँ, क्या होता है, तो पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है कि नहीं होता है। अब कहता है उसमें कई गिल्स आगे से पीछे की ओर क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब लगातार, क्रमबद्ध का मतलब क्या, देखिए ना यहां पर कई गो है, इस फिगर में देखिए 1 2 1, इधर भी 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस फिगर के अनुसार ये जो मछली का गिल्स का जो फिगर है, इसमें कई गो भी दिख रहा है, जो आगे से लेके क्या
पीछे तक क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। जब मछली में उसमें हाथ डालिएगा गलफड़ा में तो देखिएगा क्या, उसमें मिट्टी सबका कण क्या रहता है, फंसा हुआ रहता है। और उस गिल्स को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल करके नोच करके क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाया नहीं जाता है। तो कहता है कि क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं, जो एक चपटी थैली में स्थित होता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, यानी वो जो एक समूह में जो रहता है, एक साइड में रहता है तो दोनों साइड में, एक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गिल कोष्ठ का मतलब, कहने का मतलब क्या, कि गिल्स के समूहों को, गिल्स के क्या कहते हैं, गिल्स को। तो ये जो आपका यहां पर क्या है, मुख है, इसी से क्या होगा, जल क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो एक तो भाग अंदर की ओर आ रहा है शरीर के अंदर, जो कौन, आहार नाल, अब दूसरा जल क्या, इस भाग में, इस भाग से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो समझिए ये कहता है कि ये गिल कोष्ठ एक और कहां पर, आहार नाल की क्या चीज में, ग्रसनी में खुलता है। तो जब मुख से, इस मुख से जल क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा, तो ये आहार नाल है, ये अंदर आएगा आहार नाल के ग्रसनी भाग में। और दूसरा क्या है कि इस भाग से, किससे, गिल्स की सतह से, वहां भी क्या होता है, मुख से जुड़ा हुआ रहता है, यानी दो भागों में बटा होता है। तो कहता है कि जबकि दूसरी ओर क्या, शरीर के बाहर खुलती है, जब जल की धारा मछलियों के मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है, तो जल में स्थित भोजन ग्रसनी से कहां चला जाता है, ग्रास नली में। ये तो जैसे हम लोग भी शरीर में भोजन जो करते हैं तो कैसे होता है, पढ़े ना पिछला चैप्टर में जी, कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख को से कहा जाता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी से कहा जाता है, ग्रास नली में। तो उसी तरह मछली में भी जो ये मुख यहाँ पर भाग जो होता है, हाँ, उस मुख से क्या, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से कहा जाएगा, ग्रास नली में। और दूसरा जो भाग रहता है वह कहां पर, किसके, गिल्स कोटिक, हाँ गिल्स के, ये गिल्स कोष्ठ है ना, ये गिल्स कोष्ठ से क्या रहता है, वो भी जुड़ा हुआ रहता है। तो भोजन जब जाता है इसके अंदर में, कहां पर, मुख से कहा, ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए कहां चला जाएगा, ग्रास नली में चला जाता है। परंतु जब गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है, तब कहता है कि ये तो भोजन अंदर चला गया, और भोजन के साथ जो जल है, भोजन के साथ क्या है, जल है, वह जल क्या होता है, इस किसके, गिल्स कोष्ठ के माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर चला आता है। ये जो क्रिया क्या होता है हमेशा, क्योंकि वो तो हमेशा कहां रहता है, जल में ही, तो उसके मुंह में तो हमेशा क्या आता है, जल तो जाता ही रहता है। तो जो भोजन था तो वो तो कहा गया, ग्रसनी होते ग्रासनी में चला गया, और जो पानी की जो ढेर सारा मात्रा था वो कहां से, इसी भाग से क्या होता है, बाहर निकलते रहता है, और भोजन क्या होता रहता है, अंदर प्रवेश करते रहता है। कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए आगे है, कहता कि इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है। भाई मछली तो हमेशा कहां रहता है, जल में ही, तो जल में जब रहेगा तो जल तो हमेशा उसके मुंह में रहेगा ही। अब मुंह से कहां से भोजन तो चला जाएगा अंदर, ग्रासनली में चला जाएगा, ग्रसनी होते हुए, लेकिन जो जल है, अब देखिए यहीं पर देखिए, ये मछली है ना जी, ये मेरा क्या है, आंख है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, मुख होता है, और यहीं पे क्या होता है, नासा छिद्र होता है, ठीक है ना, क्या होता है, नासा छिद्र। और ये आपका नेत्र है, ये सल्क है, सल्क मतलब समझता है ना, छिलका, हाँ मछली को छिलका आता है ना, हाँ उसको हम लोग क्या करते हैं, छील करके फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाया नहीं जाता है। हाँ तो ये आपका क्या है, फिर ये क्या है, आपका पंखुड़ी है, ये भी आपका क्या है, पूंछ है कि नहीं है, ये भी क्या है, अधर पंख है, ये सुरनी पंख है, ये अंश पंख है। तो इस प्रकार से बहुत सारा इसमें क्या होता है, मछली में क्या होता है, शरीर में पंख रहता है, जो पंख उसको क्या करता है, तैरने में तो सहायता करता ही है, साथ में देखते होंगे मछली तुरंत अपनी दिशा भी बदल लेती है। तो दिशा जो बदलता है, इसका क्या, रचना के
कारण ही। मछली का इस प्रकार रचना रहता है ना कि वो अपना दिशा कभी भी क्या कर सकता है, किधरो मोड़ सकता है, नहीं मोड़ता है। किसी भी मछली को देखना ना, किसी भी हाँ पानी में रख दीजिए, देखिए ना उसमें क्या हमेशा अपना क्या तैरते रहता है कि नहीं है। तो कहता है तो गिल्स लगातार क्या जल के संपर्क में रहता है और जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में क्या होता है, चला जाता है। अब मछली में रक्त होती है, तब ना मछली को काटते तो क्या होता है, ब्लड निकलता है कि नहीं, निकलता है ना। तो कहता है कि रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में कौन चला जाता है, कौन, ऑक्सीजन। इस प्रकार मछलियों में क्या होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। विसरण मतलब मिलना, विसरण का मतलब क्या, मिलना। यानी जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहां में मिलेगा, रक्त में। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। तो समझ गए कि ये मछली में कैसे श्वसन की क्रिया होती है। कोई दिक्कत है? तो मछली के बारे में जब आपसे पूछेगा तो आप उसके क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मछली का सचित्र वर्णन करे और उनका क्या करे, सचित्र वर्णन करके क्या उसमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो नहीं लिख सकते हैं कि मछली में क्या होता है, मछली के पार्श्व भाग में क्या होता है, गिल्स होता है और उसमें कई गिल्स पाए जाते हैं और जिनके समूह को क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। जब जल मुख से, किसके मुख से, मछली के मुख से कहा जाता है, ग्रासनी में, तो वहां पर वो जल के साथ क्या होता है, जल वहां पर कितना, वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है जहां चला जाता है कहां पर, ग्रास नली में, और दूसरा चला जाता है कहां पर, कहां बाहर, कहां पर, गिल्स कोष्ठी, गिल्स कोष्ठ में। किसमें, गिल्स कोष्ठ में। वहां पर जहां से जल क्या होता रहता है, बाहर निकलते रहता है और वो भोजन कहां पर, आहार नाल के द्वारा कहां, शरीर में जाता है और वहां से जो वो जो ऑक्सीजन है कहां पर, मछलियों के रक्त में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस प्रकार से उसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होते रहती है। ठीक है। तीसरा जो आपका है फेफड़ा, तीसरा क्या है आपका, फेफड़ा। कहता है कि फेफड़ा का उपयोग उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है। फेफड़ा का जो उपयोग होता है क्या होता है, ये किसका फेफड़ा है, मानव का है ना। सबके हमारे आपके शरीर में है कि नहीं है, देखिए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। कहता है कि जो वायवीय श्वसन के उपयोग में होता है, किसमें होता है, क्योंकि हमारा शरीर वायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हम लोग का भी शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है किसके उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब होगा। तो यहाँ पर क्या है, मेढक में भी फेफड़ा पाया जाता है, सर्प में भी, कछुआ में भी, मनुष्य में भी, पक्षी में भी, इन सभी जीव जंतु में क्या फेफड़ा पाया जाता है और जिससे क्या होता है, श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब नाम नहीं, आपको समझने के लिए समझ गए ना, इतना तो तभी से पढ़ा रहे हैं ना जी। अब उसमें नाम, प्रत्येक का नाम लिखना क्या हमको जरूरी है, समझिए। अब यहां समझिएगा, कहता है कि मानव का श्वसन तंत्र। यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव का श्वसन तंत्र तो हमारे क्या है, मुख में ही है ना। जो नाक यहां से क्या, नासिका छिद्र है ना, ये यहीं से शुरू होती है। तो समझिएगा, कहता है कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया के लिए मुख्यतः 4 अंग भाग लेते हैं। यानी हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया में कितना भाग लेता है, 4। कौन कौन, एक है नासिका छिद्र, दूसरा है स्वर यंत्र या लैरिंक्स, तीसरा है श्वास नली या ट्रैकिया, और चौथा क्या है, फेफड़ा। समझिएगा, क्योंकि ये जो पहला नासिका छिद्र है, तो छिद्र रहेगा तभी ना ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, और छिद्र नहीं रहता तो जाता नहीं ना।
समझ रहे हैं ना। तो कहता है कि सबसे पहले क्या चाहिए, नासिका छिद्र। अब नासिका छिद्र में भी क्या, दो नासिका छिद्र होते हैं, और दोनों नासिका छिद्र को अलग अलग एक बीच में क्या होता है, मांसल रचना होती है, जिसको नासिका पट्टी कहते हैं, जो दोनों छिद्रों को क्या करता है, अलग करने का कार्य करता नहीं करता है। देखिए ना, नाक में उंगली डाल के, है कि नहीं है, यहाँ देखिए ये ऐसे ही दिखाई देता है, ये है पट्टी, आगे में मोटा होता है, धीरे धीरे जाके पीछे में क्या होते जाता है, पतला होते जाता है। तो समझ रहे हैं कि मनुष्य में कितने कितने अंग भाग लेंगे, 4। कौन कौन, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, तीसरा श्वास नली, और चौथा क्या, फेफड़ा। यानी ये 4 अंग मिलकर के मानव का श्वसन तंत्र का क्या करता है, निर्माण। तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से हाँ प्रत्येक भाग के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए, जैसे ये क्या है, ये तो हमारा मानव का क्या है, शरीर है, और यहीं पर क्या होता है, मुख गुआता है, मुख के क्या, मुख के ऊपर, मुख के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारा नाक उपस्थित होता है। जो सीधे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के पकड़िए तो पकड़ाता है, पकड़ा गया, सीधा नहीं, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो यहां से नासिका, समझिएगा, नासा द्वार है, नासा द्वार है, जहां से क्या ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या इसी छिद्र से क्या होगा, बाहर भी आएगा। यानी क्या, दोनों क्रिया होगी, ऑक्सीजन प्रवेश भी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है क्या आपका, नासिका छिद्र। कहता कि नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। सही बात है, देखिए अपने अपने चेहरा में, या एक दूसरे का चेहरा देखिए, तुम्हारे मुख के ऊपर नाक है कि नीचे है ना जी। हमारा जो नाक है वो कहां है, मुख के ठीक ऊपर है। कहता है कि जिसमें 2 गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 बाह्य गोलाकार नासिका क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो भीतर की ओर 2 अलग अलग क्या, दायां और बायां नासिका वेश्मों में खुलते हैं। नासिका वेश्म का मतलब क्या, वेश्म का मतलब क्या होता है, यहां पर कक्ष, वेश्म का मतलब क्या होता है, कक्ष, समझेगा। कहता है कि अलग अलग दायां और बायां नासिका वेश्म का मतलब कक्ष में खुलते हैं। दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। यानी ये जो दोनों है, हमारा दोनों जो छिद्र है, इस बीच में क्या है, एक पट्टी है। पट्टी का मतलब क्या, एक दीवार का काम करता है। क्या करता है, दीवार का काम, जो दोनों को क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है। कहता कि नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, उसे प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र होता है, तथा मध्य और निचला भाग क्या होता है, श्वसन क्षेत्र कहलाता है। यानी यहां पर जो ये जो घ्राण क्षेत्र है, ये क्या है, आपका सूंघने वाला क्षेत्र है। वहां से आपको क्या चीज का, किसी भी गंध का क्या होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन गंध से थोड़ी हमारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। जिस प्रकार से चखने से थोड़े हमारा पोषण हो जाता है, तो उसी तरह क्या सूंघने से क्या हमें क्या हो जाएगा, श्वसन की क्रिया पूर्ण होगी नहीं ना। तो उसी तरह कहता है कि यहां पर कि प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग क्या कहलाता है, श्वसन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है आपका क्या, दूसरा आपका क्या है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स। कहता है कि नासिका वेश्म, यानी नासिका वेश्म का मतलब क्या, कक्ष अंदर की ओर ग्रसनी में
कंठ द्वार के समीप खुलता है। ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके, पिछले क्लास में भी, पिछले अध्याय में पढ़े कि नहीं, कि हमारा जो मुख गुहा से जो भोजन जाता है वो कहां पर, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी क्या, दो भागों में बटा होता है, एक होता है कंठ द्वार और दूसरा होता है क्या, निगल द्वार। तो यहां पर जो ये जो स्वर यंत्र या जो लैरिंक्स है ये कहां पर खुलता है, कंठ द्वार। कहता है कि नासिका वेश्म अंदर की ओर, ग्रसनी में कहां पर, कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना, जिसको क्या स्वर यंत्र लैरिंक्स कहते हैं, उसमें जाकर के क्या होती है, ये खुलती है। क्लियर है। तीसरा है आपका, कहता है कि श्वास नली या क्या, ट्रैकिया। श्वास नली या, कहता है कि स्वर यंत्र या लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है, जिसकी लंबाई लगभग कितना, 11 सेंटीमीटर होती है और जिसका व्यास लगभग कितना, 16 मीटर होता है। इसकी पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, अब बताते फिगर में, समझिएगा थोड़ा सा, पहले समझ लीजिए। अपूर्ण वलय क्रम में पड़ी लंबाई में सजे होते हैं, समझिएगा थोड़ा सा फिगर के साथ। ये जो आप यहां पर ये जो अर्ध वलय देखते हैं, ये इस प्रकार का है ना, यही है आपका क्या, क्या है, ट्रैकिया है। यही क्या आपका ट्रैकिया है। यहां पर देखिए आप, यहां पर जब आप गला में हाथ दीजिएगा ना, तो यहां पर देखिए कि आपको ये क्या है, अस्थि का हड्डी है, ये मजबूती प्रदान करता है क्या, कि ये अंदर की ओर चप न पाए। गर्दन को दाबते तो जल्दी जाता है, मजबूत है ना जी। तो यहां पर अर्ध वलय, तो वही कहता, समझिएगा थोड़ा सा, कहता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ये कितना, 11 सेंटीमीटर की होती है और जिसका व्यास कितना, 16 mm यानी मिलीमीटर, यानी क्या, इसका त्रिज्या कितना हो गया, 8 मिलीमीटर, समझेगा। इसका कहता है कि व्यास कितना, 8 मिलीमीटर होता है। इसकी पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि का मतलब क्या, हड्डी के बने अपूर्ण, पूरा नहीं, अपूर्ण का मतलब क्या, जैसे हम लोग पाइप को टाइट करने के लिए, दिखता है ना, पाइप को टाइट क्या चीज से करते हैं, कलमपुट टाइप का रहता है ना, कोई भी पाइप है, यदि यहां जैसे हम छत से नीचे ला रहे हैं तो उसको कैसे करते हैं, इस प्रकार से रखते कि नहीं, या तार बिछाते हैं। तो देखिए जैसे ये तार बिछा हुआ है ना जी, तो इसमें क्या है, क्लिप मारा गया है ना, तो ये क्या है, पूरा वलय है कि आधा है, यानी ये जो वृत्त है, तो वृत्त का क्या है, आधा भाग ही है, जो उसको क्या किया हुआ है, हाँ चापे हुआ, टाइट किया हुआ है, कि ये इधर से ना इधर घस के, ना इधर से इधर घस के। तो वही कहा था यहां पर कि अपूर्ण वलय, अपूर्ण मतलब अर्ध वलय, अपूर्ण का मतलब क्या, अर्ध वलय क्रम में, क्रम मतलब लगातार, क्रम का मतलब क्या, में पड़ी लंबाई में सजे होते हैं। कौन लंबाई में, 11 सेंटीमीटर तक ये क्या रहता है, सजा हुआ रहता है। कहता यह वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से क्या करता है, रोकता है। कहता है कि सुनिएगा, कहता है कि ये जो आपका है ना, ये वलय, कौन सा वलय, ये जो आधा वाला जो वलय है, यह ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलने समय उसे क्या करता है, पिचकने से, यानी दोनों आपस सट न जाए, उसको टाइट किया हुआ है ना, उसको क्या किया हुआ है, टाइट किया हुआ है, वो उसको क्या होगा, सटने नहीं देगा, दोनों सतह को क्या करेगा, सटने नहीं देगा। कहता पिचकने से रोकता है। और नीचे की ओर ट्रैकिया कहां पर, वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर 2 श्वासनियों में बट जाते हैं, यानी दोनों फेफड़ा में श्वासनियों में बढ़ जाता है, दोनों श्वासनियों क्या फेफड़े में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाती है। यहां पर अब देखिए, यहां पर इसमें समझिएगा, आपको जो अभी बता रहे थे, देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर ऐसे ऐसे करके क्या है, अर्धवलय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ये क्या है? उपास्थि है। क्या है? उपास्थि का मतलब क्या? हड्डी का क्लिप अर्ध वलय के रूप में उसको क्या किया गया है? चापे हुआ है कि उसको क्या चिपकने से किसके करने के लिए? रोकने के लिए। अब देखो यहां से देखो ये आपका ये आ रहा है। अब देखो ये हमारा क्या है? फेफड़ा है ना जी। इधर भी क्या है आपका? फेफड़ा है ना। अब देखिए इसमें भी आया और इसमें भी आया है ना, ये है कि नहीं है? रेड कलर जो दिखा रहा है, ध्यान देखिए बढ़िया से, क्या एकदम पूरा ध्यान से, कि यहां पर ये जो आपका श्वास नली है, ये जो आपका ये क्या है ना, यहां से क्या है? नासा द्वार, नासिका। यहाँ क्या आपको पता है कि यहां पर क्या होता है? कंठ द्वार होता है। और कंठ द्वार में क्या एपिग्लोटिस रचना होती है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है? भोजन के समय तो बंद हो जाता है, बाद बाकी क्या होता है? जैसे अभी हम लोग क्या भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे, अभी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है। वो जो प्रवेश यहां से करता है, तो अब हमारा शरीर क्या होता है? धड़कन धड़कता है, जिसको कर्माकुंचन क्रिया कहते हैं ना। एक बार क्या होता है? सिकुड़न होता है, दूसरा शीतलन होता है। तो उस कारण से इस उसको क्या करता है? पिचकने से क्या करता है? रोकता है। कौन? ये उपास्थि से बना हुआ क्या? ट्रैकिया। क्या? ट्रैकिया। अब जो ये जो उसको रोकता है, अब यहां से ये क्या दो भागों में, दोनों फेफड़ा यानी वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ा में क्या होता है? यहां से चला जाता है, इधर भी और इधर भी। अब जो भी कार्य होता है, क्योंकि फेफड़ा में ही क्या होता है? रक्त का जाल होता है, जहां से रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे शरीर में क्या है? पंप है ना। हृदय क्या है हमारा? हृदय मेरा क्या काम करता है? पंप करने का। यहाँ के नीचे की ओर का ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां से यह विभाजित कितने भागों में? कहता कि दो विभाजित होकर दो श्वासनियों में क्या हो जाता है? बट जाता है। और दोनों श्वासनियां कहां पर पहुंच जाता है? फेफड़ा में पहुंच जाता है। अब क्रिया कहां होगा? फेफड़ा में होगा। अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग क्या कीजिए, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए बस।